और आज की क्लास में जैसा आपको पता है ऑलरेडी बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस तो खत्म हो गया है। ऑनवर्ड्स नेक्स्ट वीक से हम बीसी के स्टार्ट करेंगे। बस एक और क्लास आज की क्लास में हम समरी करेंगे, लास्ट चैप्टर पे छूटा था। और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन एंड आंसर्स मॉड्यूल के, ठीक है। तो ये है, और नेक्स्ट वीक से पीसी के स्टार्ट हो जाएगा। और प्लीज ओरल टेस्ट का भी मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर दूंगा। तो चैप्टर वाइज मैं चैप्टर बता दूंगा और ओरल टेस्ट यहीं ले लेंगे क्लास में, और प्रसाद वरसाद यहीं दे दूंगा सारे जो भी देने होंगे। तो अभी हेडिंग डालो, ठीक है। ऑलरेडी आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से नोट्स बनाते रहना, समराइज में थोड़ा थोड़ा। आपने स्पेस शायद छोड़ा ही होगा कुछ बच्चों ने, अगर नहीं छोड़ा तो बहुत अच्छी बात है, छोड़ा है तो फिर थोड़ा प्रिसाइज होके चलना, क्योंकि 3-4 पेज है तो देख लेना। बस हाँ, हो जाएगा। आ जाओ भाई, हेडिंग डालेंगे फटाफट। समरी नोट्स, थ्योरी ऑफ डिमांड। भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की समरी हमने कर ली थी, डिमांड की करवा रहा हूँ, सप्लाई की करवाऊंगा नहीं, क्योंकि डिमांड और सप्लाई एग्जैक्ट कॉरेस्पॉन्ड है, तो उसकी समरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बस डिमांड की कर लोगे अच्छे से, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, तो प्लीज आराम से नोट बनाते रहना। आ जाओ भाई। बेटा सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने 2 टर्म समझे थे, एक था डिमांड और एक था क्वांटिटी डिमांड। एकदम प्रिसाइज वे में जितना मिनिमम हो सकता है उतना लिखना है बस। बेटा सबसे पहले डिमांड की अगर मैं आपसे बात करूं, बेटा ये थी क्वांटिटीज जो कंज्यूमर क्या है, विलिंग एंड एबल टू बाय एट वेरियस प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। साथ साथ लिखते रहना है, कुछ भी समझने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने सब समझ लिया है। अगर हाँ स्टिल किसी को किसी पॉइंट में डाउट है तो प्लीज आप बता सकते हैं, अदरवाइज अपन लोग उसको एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी तो सारा नॉर्मल है। और क्योंकि सर इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कैसा कॉन्सेप्ट है बेटा, फ्लो कॉन्सेप्ट। यहां पे क्वांटिटी डिमांड इज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू बाय है, गिवन प्राइस गिवन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, गिवन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉप। नेक्स्ट बेटा, मैंने बताया था अगर प्राइस बढ़ेगा तो उससे डिमांड क्या होती है, कम। अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा। यानी मैंने बताया था कि प्राइस और डिमांड में क्या है बेटा, नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन अब तो यार आप इतना सब कुछ पढ़कर आ गए हो, आपको पता है ये रिलेशनशिप शो होने के लिए, वेरी गुड, एक अजम्पशन थी कि अदर फैक्टर्स रिमेन, इट इज ऑल्सो नोन एज, वेरी गुड, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। इसे प्यार से बोलते बेटा सिट्रस वेरिएबल्स। ठीक है,
अगर इस नेगेटिव और इनवर्स रिलेशन को अगर इस नेगेटिव और इनवर्स रिलेशन को नेगेटिव इनवर्स रिलेशन को हम टैब्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्कॉर्ड डिमांड, ग्राफ में डिस्कॉर्ड डिमांड। बस सब कुछ एक एक बातें हमने माइनॉरिटी में एकदम डेप्थ में पढ़ ली है, तो ऐसा कुछ पंगे वाली बात होगी नहीं। बस नोट्स बनाने हैं फटाफट फटाफट। अगर इसे हमने टैबुलर फॉर्म में कर दिया या फिर ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, टैबुलर में बोलेंगे बेटा डिमांड शेड्यूल, ग्राफ में बोलेंगे डिमांड कर्व। और क्योंकि रिलेशन नेगेटिव था तो कैसा बनता था बेटा ये, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहां तक कोई दिक्कत? साथ साथ लिख रहे हैं सारे, बस नोट्स बनाते चलना। नेक्स्ट छोटी सी एक और हेडिंग थी बेटा, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ डिमांड। बिल्कुल स्पेसिंग का ध्यान रखते हुए थोड़ा थोड़ा लिखना है बस। टाइप्स ऑफ डिमांड, बिल्कुल करेक्ट। एक होती है बेटा इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है आपकी मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में लिखेंगे सिंगल कंज्यूमर, यहां पे ऑल कंज्यूमर। इंडिविजुअल में लिखेंगे नैरो कॉन्सेप्ट, मार्केट डिमांड इज अ ब्रॉडर और अ वाइडर कॉन्सेप्ट। यहां पे बेटा लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। यहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑलवेज एप्लीकेबल। वहां पे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व। कोई दिक्कत? सॉर्टेड एकदम, सब बताया हुआ है, सब पढ़ाया हुआ है। बेटा लिख दिया, हाँ नहीं शेड्यूल। ठीक है जी, ये तो हो गए बेसिक्स। इसके बाद अगला टॉपिक क्या था? फिर तो तीन ही टॉपिक है, डिटर्मिनेंट्स, चेंज और लॉ ऑफ डिमांड। फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया लास्ट रीडिंग। तो भाई बहुत आराम से एकदम शॉर्ट में आएंगे। हेडिंग डालो नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। नहीं नहीं नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस बेसिक्स एकदम एकदम माइनॉरिटी में। जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बस उतना लिखवाऊंगा बेटा। समझाया हुआ आपको पूरे लेक्चर्स में, आराम से 10-12 लेक्चर में समझाया हुआ है सब कुछ। अभी हमारा मेन फोकस है कि हमें एक समरी नोट्स मिल जाए, ताकि जब हमें रिवीजन करनी हो तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए बस। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बेटा,
सबसे पहले लिखो प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसमें क्या था? अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ गुड एक्स कम होगी, प्राइस ऑफ गुड वाई कम होगा तो डिमांड ऑफ गुड एक्स बढ़ेगी। यानी यहां पे कैसा रिलेशन था? नेगेटिव रिलेशन। सेकंड आ जाओ। सेकंड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बेटा जैसे आपको बताए, रिलेटेड गुड को कितने पार्ट में डिवाइड करा था? एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे थे आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट में क्या होता है सर? सब्स्टिट्यूट में अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ गुड वाई विल राइज। अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स कम होगा तो डिमांड ऑफ गुड वाई भी, मतलब यहां पे कैसा रिलेशन है बेटा? पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एंड डिमांड फॉर गिवन गुड। कॉम्प्लीमेंट्री में अगर एक्स का प्राइस बढ़ेगा तो वाई की डिमांड कम होगी, एक्स का प्राइस कम होगा वाई की डिमांड बढ़ेगी। आप कहते हैं कार इन पेट्रोल, अगर पेट्रोल महंगा होगा तो लोग कार को कम परचेज करेंगे, पेट्रोल सस्ता होगा तो लोग पेट्रोल कार को ज्यादा परचेज करेंगे। इट मीन देयर इज नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप। ये बात समझ आती है बेटा? पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मॉड्यूल में देखो भर भर के क्वेश्चन है इससे और इनकम से, बहुत इंपॉर्टेंट है वाली। थर्ड आ जाओ प्लीज। थर्ड पॉइंट बेटा डालेंगे आप, दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर में अगर आपको याद हो, इसमें भी कितने पार्ट थे बेटा? इसमें गुड्स पे डिपेंड करता है, नॉर्मल गुड के केस में अलग है, और नॉर्मल में कहता है अगर इनकम बढ़ेगी तो इस केस में डिमांड बढ़ेगी, अगर इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड, कैसा रिलेशन? पॉजिटिव। इंफीरियर बेटा ये वो गुड्स होते हैं जो थोड़े चीप क्वालिटी होते हैं। अगर कंज्यूमर इनकम ज्यादा अर्न करेगा तो वो नॉर्मल गुड को ज्यादा कंज्यूम करेगा और चीप क्वालिटी गुड्स को कम करेगा, यानी इंफीरियर की डिमांड विल फॉल। और अगर आपकी इनकम कम हो जाती है तो बेटा नॉर्मल को तो कम कर दोगे लेकिन चीप क्वालिटी गुड्स की डिमांड क्या करोगे? यानी दीज आर, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। सॉरी सॉरी सॉरी, नेगेटिव। कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट? दिस इज पॉइंट नंबर 1 2 3। इसके बाद तो सारे चुनने चुनने पॉइंट है बेटा। पॉइंट नंबर 4 आपको याद है, मिक्स था टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्लस 6 पॉइंट था क्या? ये दोनों साथ में करवाए थे मैंने, याद होगा अगर आपको।
टेस्ट एंड प्रेफरेंस विद कंडीशन, साथ में दोनों। इसमें सिंपल था बेटा, फेवरेबल चेंज के केस में डिमांड क्या होगी, ज्यादा। अनफेवरेबल चेंज के केस में, और फेवरेबल या अनफेवरेबल चेंज क्या होता है ये डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस पे, ठीक है। विंटर्स का आना इज फेवरेबल फॉर जैकेट बट अनफेवरेबल फॉर टी शर्ट्स, राइट। रेनी सीजन जो होता है उसका आना फेवरेबल है किसके लिए, अम्ब्रेला के, क्लियर है। तो ये है। अच्छा, एक बीच में फिफ्थ पॉइंट बच गया था, दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस। अगर आपको लगता है एक्सपेक्टेड प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा तो आप प्रेजेंट डिमांड को बढ़ा दोगे। बेटा प्रेजेंट डिमांड को क्या कर दोगे, आज ही खरीदोगे। अगर आपको लगता है कोई कमोडिटी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर प्राइस कम होगा तो बेटा उस सिचुएशन में आप प्रेजेंट डिमांड को कम कर दोगे, आप कहोगे जब सस्ता होगा तब खरीदेंगे। तो यहां पे अगर आप देखो दे दे ए पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। इसके अलावा ना दो और थे, एक था नंबर ऑफ कंज्यूमर या पॉपुलेशन, और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, मेन नोट्स में लिखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ मैंने उसने लिखा है जिनसे क्वेश्चन बनते था बेटा। गवर्नमेंट पॉलिसीज बेटा सप्लाई में था, क्या हो गया बेटा तुम, तू क्रिकेट कम खेल बेटा, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे। गवर्नमेंट पॉलिसी इज अ फैक्टर ऑफ सप्लाई, टैक्सेस एंड सब्सिडीज, टैक्स के साथ नेगेटिव, सब्सिडीज के साथ पॉजिटिव, वो सप्लाई में था। अरे गुस्सा थोड़ा इधर बेटा, बैग चार्जर चार्जर बेटा वो दे दे, बस वो दे दे, वो दे दे। आ जाओ जी, ये हो गए सर डिटर्मिनेंट्स, 6 पॉइंट हो गए। 7 और 8 मेन नोट्स में है, वहीं देख लेना। अब नेक्स्ट हेडिंग आई थी हमारी चेंज, ठीक है। तो इस बार वैसा चेंज नहीं करना, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बड़ा बड़ा ना, वो हमने पहले कर लिया, बिल्कुल लिमिटेड थोड़ा सा। प्रेस हेडिंग डालो बेटा, बिल्कुल वर्टिकल डालना, कोई हॉरिजॉन्टल नहीं करना। लाइन के सेंटर में डालो चेंज। दो पार्ट में डिवाइड करो। डिमांड में चेंज दो तरीके का आता था बेटा, पहला होता था चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसको ना बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना टॉपिक को आपके एग्जाम के लिए। पहला था चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, सेकंड होता है चेंज इन डिमांड। ठीक है ना सर। सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसमें होता क्या था, आपके अदर फैक्टर क्या रहते थे, एंड प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज होती थी, याद है आपको।
प्राइस में चेंज आने से अगर डिमांड में चेंज आया, दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। बेटा यहाँ पे अदर फैक्टर का कोई भी रोल, बिकॉज अदर फैक्टर्स आर, क्या बोलते थे इसे, सिट्रस वेरिएबल्स। वेरी गुड। अब इसमें जब मैंने बोला डिमांड चेंज हो रही है, तो आपको याद है इसमें चेंज के कितने टाइप थे? वेरी गुड। एक होता था कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन। तो दो पार्ट में डिवाइड करो। नहीं, डायग्राम नहीं बनाना बेटा, बड़ा हो जाएगा वरना, बस नॉमिनल सी बातें। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता था। एक होता था एक्सपेंशन, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो भाई, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, पहली बात तो दोनों में ही अदर फैक्टर क्या रहेंगे, यहां पे भी और यहां पे भी। बेटा एक्सपेंशन में प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस ज्यादा, उससे डिमांड कम। आपको वर्ड पकड़ना है, एक्सपेंशन में डिमांड बढ़ रही है ड्यू टू फॉल इन प्राइस, और कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कम हो रही है ड्यू टू राइज इन प्राइस। खत्म। सब आपको ऑलरेडी पता है, लॉजिक्स आपको ऑलरेडी पता है, डायग्राम आपको ऑलरेडी पता है। डायग्राम में नहीं बनाऊंगा दोबारा, बस मैं बता रहा हूं। बेटा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों में पहली बात तो हमेशा क्या आती है यहाँ पे, तो ऊपर लिख लो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में हमेशा आती है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और मूवमेंट कैसी, तो बेटा यहां पे आती थी, उल्टा होता था, यहां पे आती थी डाउनवर्ड मूवमेंट, और कॉन्ट्रैक्शन में आती थी, ये उल्टा सिर्फ डिमांड में होता था, सप्लाई में सीधा होता था। एक्सपेंशन में अपवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन में, और इंक्रीज डिक्रीज में तो कोई चेंज ही नहीं, दोनों में क्या, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई। अपवर्ड मूवमेंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कर्व्स हम यहाँ पे दोबारा नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने पहले अच्छे से बना रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं वापस चेंज इन डिमांड में। सर यहाँ पे सब कुछ उल्टा कर दो, सब कुछ। सर यहाँ पे पहली बात, प्राइस होगा कांस्टेंट, अदर फैक्टर में आएगा चेंज, और उससे डिमांड में आएगा चेंज। अब सेम भाई, चेंज होगा तो चेंज दो तरह का होगा, या तो डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन यहाँ पे जैसे वहां एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते थे, यहाँ पे हमने अलग वर्ड दिए थे जा रहे से, इंक्रीज एंड, तो हमेशा देखना एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इंक्रीज डिक्रीज आता है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। वेरी गुड। इंक्रीज डिक्रीज, सर दोनों में ही पहले तो क्या कर दो, प्राइस कांस्टेंट। अच्छा यहाँ पे तो सर डिमांड इंक्रीज होगी, यहाँ पे डिमांड डिक्रीज। लेकिन बेटा यहाँ पे आप पता है, याद है आपको, अदर फैक्टर क्या करते थे, चेंज। यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं बता सकते क्योंकि कुछ फैक्टर्स का पॉजिटिव रिलेशन था, कुछ का नेगेटिव। तो इंक्रीज में डिमांड इंक्रीज होती है क्योंकि अदर फैक्टर में बस आप क्या लिखोगे, चेंज आता है। यहाँ पे भी अदर फैक्टर में क्या आता है, प्रॉपर चेंज मेंशन नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते। दूसरी बात, चेंज इन डिमांड में हमेशा क्या होता है, शिफ्ट। इंक्रीज में देयर इज rightward shift in the demand curve, and decrease में there is, हाँ इसमें सप्लाई में चेंज नहीं आता, सप्लाई में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का चेंज होता है। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर बेटा। किसी को बेटा कोई डाउट हो, मैं प्रॉपरली दोबारा समझा दूंगा, रोक के, टेंशन मत लेना। लेकिन हमने बहुत अच्छे से, बहुत आराम से टाइम स्पेंड करा था अपने लेक्चर्स में। बस ये सिर्फ और सिर्फ वन डे रिविजन के लिए, जब आप एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे, उस पर्पज के लिए नोट्स है बस, ठीक है, वरना पढ़ना सब मेन नोट से ही है। ठीक है, आ जाओ जी आगे। डिटर्मिनेंट्स हो गए, चेंज हो गया। अब लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया थ्योरी में, क्या, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के, लॉ ऑफ डीएमयू, बेटा टक्कर मार दूंगा दीवार पे तेरे सर की। हेडिंग डालो, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, हाँ लॉ ऑफ डीएमयू मत बोलो यार, अगर जो लॉ ऑफ डीएमयू बोल रहा है वो
पहले खुद जहर खाओ, खुद ही जहर खा लो, मैं क्यों बोलूं? अब मैं बोलता मुझे भी खिला दो तो कहते हैं फिर कुछ कमेंट आ जाता क्या? नहीं मैंने तो बोला नहीं ना मुझे खिलाओ, मैंने बोला आप खाओ और खा लो। लॉ ऑफ डिमांड भाई, लॉ ऑफ डिमांड पहली बात, नहीं नहीं, सबसे पहली बात, हाँ अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट। इसे प्यार से क्या बोलते हैं? कितनी बार रिपीट हो गया तो मेरे को ही दिमाग खराब हो रहा है इससे। प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है? ये जो हमने पहले पढ़ा था, अब इसका एक नया नाम दे दिया, लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा यहाँ पे अब लिख लेना जो नीस भाई ने बोला, सर लॉ ऑफ डिमांड इज अ, अभी जिसने क्वांटिटेटिव में चुप हो गया था ना बेटा, कहीं कोई कौन बोल के चुप हुआ था इधर से, टक्कर मार लो। क्वांटिटेटिव लॉ, क्योंकि बेटा ये हमें सिर्फ क्या देता है? अबे क्या हो गया तुम्हें? क्वांटिटी, क्योंकि हमें देता है डायरेक्शन ऑफ चेंज। क्या देता है? ये हमें कितना चेंज आएगा उस अमाउंट का कोई भी आइडिया नहीं देता। इट ओनली टॉक्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ चेंज। और बेटा इसका एक और नाम क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 थी बेटा, इस लॉ की अजम्पशंस। सेकेंड पॉइंट डालेंगे अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, सिर्फ इतना लिख देंगे, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अब जब मैंने मेन नोट्स में कराया था तब तो एक एक पॉइंट का लिखवाया था, नो चेंज इन रिलेटेड गुड, नो चेंज इन सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस, नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। बट यहाँ पे अब अदर फैक्टर मेन कांस्टेंट। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा मीटिंग को रिजॉइन करो फटाफट, मीटिंग को रिजॉइन करेंगे फटाफट। लॉ ऑफ डिमांड हो गया, अजम्पशन हो गई। नेक्स्ट बात है रीजंस, रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट डालेंगे बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट बना लो मतलब, या हेडिंग जैसे भी व्हाटएवर वो भी आपको दे। हाँ जी भाई, नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई, रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस की बातचीत चल रही सर। बेटा रीजन करवाए थे 5, समाधि जी याद है आपको रीजन? जितने आते चलो बताओ, आज तो रेट टेस्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, हाँ पहला ही भूल गए जो उसने बोला। आ जाओ जी, पहला लॉ ऑफ डीएमई क्यों वर्क करता है? पहला रीजन था बेटा क्योंकि लॉ ऑफ डीएमई होता है। सर जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे सेटिस्फैक्शन क्या होगा? तो आप कंज्यूमर अगली कमोडिटी के लिए पे भी क्या करना चाहेगा? कम। दैट्स व्हाई कंज्यूमर तभी कंज्यूम करेगा व्हेन ही गेट्स अ लेसर प्राइस। सेकंड पॉइंट था बेटा
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सेकेंड पॉइंट क्या था बेटा? सर ये इफेक्ट क्या बोलता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता है कि मार्केट में क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जैसे ही आपकी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, आपके कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, जिससे आपकी डिमांड विल फॉल। थर्ड मैंने बताया था बेटा आपको क्या? सर इनकम इफेक्ट बोलता है कि जब आपकी मनी इनकम कांस्टेंट रखते हैं, मनी इनकम, प्राइस बढ़ा दिया तो उससे आपकी परचेजिंग पावर या रियल इनकम विल फॉल। 100 रुपए पड़े आपके पास, 10 रुपए की एक कमोडिटी है, कितने परचेजिंग पावर है? 10 यूनिट्स। लेकिन अगर वही 100 रुपए पड़े हैं और प्राइस अब 20 हो गया तो परचेजिंग पावर कितनी हो गई? 5। तो कह रहे जब प्राइस बढ़ता है, अज्यूमिंग मनी इनकम कॉन्स्टेंट है, लेकिन उससे रियल इनकम फॉल हो जाता है। फोर्थ, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। बेस्ट एग्जांपल मैंने बेटा याद है जियो का दिया था। जैसे मार्केट में जियो आया और उसने प्राइसेस को कम करा, तो उससे पुअर क्लास भी उस कमोडिटी को अफोर्ड कर पा गई, तो जिसकी वजह से डिमांड क्या हो गई? राइज। दैट इज अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। और लास्ट है बेटा ऑल्टरनेटिव और डिफरेंट यूजेस। ऑल्टरनेटिव और डिफरेंट यूजेस। थर्ड और फिफ्थ का बेटा इनकम इफेक्ट क्या बोलता है समझ। ये जो पॉइंट है ना इनकम इफेक्ट, ये बोलता है बेटा तेरे पास इनकम पड़ी है 100 रुपए की, एक कमोडिटी का प्राइस है 10 रुपए, तो तू जो परचेजिंग पावर होल्ड कर रहा है अभी अभी परचेजिंग पावर, तू बेटा कितना खरीद सकता है? 10 यूनिट्स। समझ रहा बात? अब अगर क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है अदर फैक्टर कांस्टेंट, तो इनकम आज भी कितनी है? 100। लेकिन अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज होकर 20 हो गया, प्राइस बढ़ गया, तो बेटा तेरी परचेजिंग पावर विल टू 5 यूनिट्स। तो ये कॉन्सेप्ट इनकम इफेक्ट कहता है जब प्राइस बढ़ता है उससे कंज्यूमर की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की कैपेबिलिटीज कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो डिमांड क्या करता है? कम। वाइस वर्सा अगर प्राइस कम हो गया, अज्यूमिंग इनकम कांस्टेंट है, तो आपकी खरीदने की क्षमता विल राइज, एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर द कमोडिटी विल राइज। आई होप इट इज क्लियर बेटा। लास्ट था ऑल्टरनेटिव डिफरेंट यूजेस। इसका एग्जांपल मैंने मिल्क दिया था। अगर मिल्क के प्राइसेस सस्ते हैं तो आप उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस करोगे, मिल्क, दही, पनीर, लस्सी, सब कुछ, बटर, घी। लेकिन अगर मिल्क के प्राइस बढ़ गए तो उस केस में आप उसका स्पेसिफिक यूज करोगे, मैक्सिमम ड्रिंकिंग और मैक्सिमम टी। फिर आप फालतू चीजें उससे नहीं करोगे। रीजन खत्म, लास्ट हेडिंग डालो सॉरी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कंज्यूमर सरप्लस, रीजन पे डायरेक्टली बोल सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड, या ऐसे बोल देगा कि किसी भी तरीके से आ सकता है। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी में, ऐसे करके सिंपल आएगा ऐसे। हाँ वो कहेगा ये एग्जांपल है कि ये क्या, ये लॉ ऑफ डिमांड का कौन सा रीजन है? परचेजिंग पावर की जहां पे बात आ रही है वहां पे इनकम इफेक्ट लगे। रुचिका जी आपके स्टेटमेंट में भी आता हूँ। इस टॉपिक की लास्ट हेडिंग भाई लास्ट पॉइंट डाल लो लॉ ऑफ डिमांड में, दैट इज डेरिवेशन। डेरिवेशन वो छोड़ दे, वो कोई दिक्कत नहीं। एक्सेप्शन आएंगे लॉ ऑफ डिमांड के बिना। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, बेटा एक्सेप्शंस में
आपको याद है केसेस या सिचुएशंस वेयर लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब सर अदर फैक्टर कांस्टेंट होगा, आप प्राइस ऑफ द कमोडिटी को बढ़ाओगे, डिमांड में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, या फिर पॉजिटिव चेंज आ जाएगा बेटा। अब देखिए जी, पॉइंट नंबर 1, नेसेसरी गुड्स। सर नेसेसरी गुड्स का प्राइस बढ़े कितना भी, स्टिल आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा। यानी इन सिनेरियो में फूड के केस में या मेडिसिन के केस में लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करती। अगर उनका प्राइस बढ़ेगा तो आप उनकी डिमांड कम नहीं करोगे, एक लेवल पे मेंटेन रखोगे, जैसे कोविड में हुआ था। बेटा सेकंड मैंने आपको बताए थे कॉन्स्पिशियस, इसके सारे नाम याद रखना, वेबलन, स्नॉब, प्रेस्टीज, स्टेटस सिंबल, ये सारे मल्टीपल नाम थे। और एक था गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन, वेबलन स्नॉब पर्सन के नाम है बेटा, ये कोई वर्ड नहीं है। प्रेस्टीज मतलब नहीं पता तुझे, स्टेटस वही कुकर ना, क्या बोल रहे ऐसे 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 अरे बस भाई बस, ऐसे ऐसे नहीं बोलते यार किसी को, भले अच्छा था हंसी आई बेटा, पर्सनल अटैक मत करो यार किसी को। बेटा वेबलन स्नॉब तो बंदों के नाम है, वेबलन स्नॉब तो बंदों के नाम है। प्रेस्टीज मतलब आपको पता है विच इज वेरी हाई इन वैल्यू। स्टेटस सिंबल जो अपना स्टेटस यानी अमीरी या हवाबाजी के लिए यूज हो रहे हैं। तो दीज आर दोज गुड्स जो कि परचेज किए जाते हैं ड्यू टू देयर हाई वैल्यूज। ये गुड्स का पर्पस कंजम्पशन नहीं होता, इन गुड्स का पर्पस सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी होता है, अपना एक स्टेटस सिंबल पर्पस होता है, और ये रिच क्लास डिमांड करते हैं। दीज आर अल्ट्रा लग्जरियस, ठीक है। तो अगर इनके प्राइसेस कम हो गए तो ये गुड्स स्टेटस का सिंबल नहीं रहेंगे, तो लोग इनकी डिमांड नहीं करेंगे। अंबानी भाई जो है वो रोल्स रॉयस की डिमांड इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका प्राइस सबसे ज्यादा है, जब वो उसमें घूमेगा उसको स्टेटस सिंबल मिलेगा। लोग अपने घर पे एंटीक पेंटिंग्स रखते हैं स्टेटस सिंबल प्रेस्टीज के लिए, राइट। अगर इन गुड्स के प्राइस सस्ते हो गए तो रिच क्लास इनकी डिमांड नहीं करेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, तो इनका पॉजिटिव रिलेशन होता है। अच्छा, इसके अलावा बेटा एक पॉइंट था गिफिन गुड्स, इनका भी पॉजिटिव रिलेशन था। याद है आपको गिफिन, रॉबर्ट गिफिन, वर्ल्ड वॉर के टाइम 19वीं सेंचुरी में, ये समझा दे बेटा। गिफिन गुड्स के लिए सुन लो भाई, मनीष भाई कह रहे डाउट है सर गिफिन में क्या हुआ था। हाँ हाँ वही 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 बेटा 90s में एक पर्सन थे सर रॉबर्ट गिफिन, ठीक है। आपने लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं याद तो आप बना लेना, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो, बनाने की जरूरत नहीं है। बेटा इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन करी, इन्होंने यहाँ पे प्राइजेस लिए 3 कमोडिटी के, मीट, ब्रेड, मिल्क। इन्होंने देखा कि बेटा इन तीनों के प्राइजेस जो है दैट इज 10 10 10, तीनों कमोडिटी कितने रुपए की है 10। यहां पे इस टाइम पे जो लोगों की परचेजिंग पावर थी, मतलब उनके पास कितनी इनकम थी, लेट्स अज्यूम वो थी बेटा 100 रुपीज की। अब एकदम से यूएसए में वॉर स्टार्ट हो गई। जब वॉर होती है बेटा तो रिसोर्सेज वॉर के लिए एलोकेट होते हैं, इसकी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता, विच रिजल्ट इन मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर मतलब डिमांड ज्यादा हो जाती है और आप सप्लाई को मैच,
मतलब टेक्निकली देयर इज अंडर प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, देयर इज अंडर प्रोडक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट का और प्लेयर्स का सारा फोकस तो वॉर पे है ना, तो वो वही प्रोडक्शन कर रहे हैं जो वॉर से रिलेटेड है, वेपन्स की या आर्मी के लिए जो भी गुड्स है उनके। तो हुआ ये कि अंडर प्रोडक्शन के चक्कर में कमोडिटीज के प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुए, और सर सबसे पहले मिल्क का प्राइस बड़ा 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 और इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो बेटा 120 रुपीज का हो गया। इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर के बियॉन्ड चला गया। मतलब कंज्यूमर अब खरीद ही नहीं सकता क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कितनी है 100, उसका प्राइस कितना है 120। बेटा ब्रेड के प्राइसेस बड़े 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 इतने ज्यादा बढ़ गए कि वो परचेजिंग पावर के बियॉन्ड चले गए, अब कंज्यूमर से भी नहीं खरीद सकता। लेकिन हुआ ये कि मीट के प्राइसेस बहुत बढ़े लेकिन फिर भी वो परचेजिंग पावर के अंदर रहे। यहां पे मीट जो है उसे बोलेंगे गिफन गुड। क्या बोलेंगे बेटा? गिफन गुड का मतलब होता है जो मार्केट में चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, मार्केट में चीपेस्ट ऑप्शन। इट इज नॉट द चीपेस्ट गुड, इट इज द चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अरे मुझे अगर ज्वेलरी बनानी है तो ज्वेलरी के लिए बेटा 3 ऑप्शन है, या तो ज्वेलरी डायमंड से बनेगी, या वो गोल्ड से बनेगी, या वो सिल्वर से बनेगी, राइट? अब क्या सिल्वर एक चीप गुड है? अबे महंगा 85,000 पर केजी है, समझ रहे हो मेरी बात? तो इट इज नॉट अ चीप गुड, लेकिन तीनों के कंपैरिजन में तो वो क्या है? चीपेस्ट, तो वो डिफरेंट गुड्स है। इसका मतलब ये नहीं है दीज आर इंफीरियर गुड, लेकिन मार्केट में सर्कमस्टांसेस ऐसे चल रहे हैं कि ये चीपेस्ट ऑप्शन बन गया है। अब इवन इसके प्राइसेस राइज हुए हैं फिर भी, क्योंकि कंज्यूमर के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो बहुत एक्सपेंसिव हो गए ना, फिर भी इनकी डिमांड क्या होगी? तो गिफन गुड्स का याद रखना, गिफन गुड्स का पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन? तो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्रिएट करता है। प्रपोर्शन बेटा ना, ये अजम्पशन रखेगा तो ऐसा मत कर दियो कि मिल्क जो है वो हाफ लीटर मिल रहा है 120 का, तो तू कहेगा 60 का ले लूंगा मैं, तो थैली फाड़ के आधा ले लूंगा। ऐसे मत करियो, अदरवाइज वो कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। तो वो अजम्पशन बेस्ड लेके चल कि हाँ तू पॉइंट तो सही है कि भाई अगर किसी बंदे को ब्रेड ही खाना है तो प्रपोर्शन में लेगा, 2 पीस ले लेगा 50 रुपए के, बट ऐसे वर्क नहीं करेगा। किसमें? तो हो नहीं सकता, मर जाए, भूखा रहेगा क्या? अगर मैं 6th क्लास को बताता नहीं वाला, वो भी इससे तो बेटर ऑप्शन दे देगा मुझे कि सर आज सही कह रहे हो सर, सर हम यही कंज्यूम करेंगे, शॉपकीपर को मार देंगे। आ जाओ भाई, बम से मत उड़ाओ किसी को। ये होगा गिफन, ठीक है? आ जाओ फोर्थ एक्सेप्शन, ये बना दिया आपको, बनाने बना लेना, अदरवाइज वहां तो बनाया हुआ था बेटा। फोर्थ था इग्नोरेंस, इग्नोरेंस या फिर इरैशनल कंज्यूमर और लैक ऑफ नॉलेज, जो भी बोल लो, मल्टीपल पॉइंट्स है भैया। कई बार ऐसा होता है कंज्यूमर को पता ही नहीं होता, मैं पहली दुकान में गया, उससे बोला 500 रुपीज का फोन का कवर है, क्योंकि मुझे मार्केट की नॉलेज नहीं है, मैं इग्नोरेंट हूँ, लैक ऑफ नॉलेज है, तो मैंने भैया वही खरीद लिया। बाद में जाके पता लगा कि भैया ऐसा कवर इससे बेटर क्वालिटी का 200 रुपए का था, तो क्योंकि मैं इग्नोरेंट था तो मैंने महंगे प्राइस पे कुछ खरीद ली। ये भी हो जाता है कई बार। अच्छा इसके अलावा बेटा एक पॉइंट था स्पेक्यूलेटिव गुड्स। हाँ जी, क्या कर सकते हैं? बेटा आपने पढ़ा है डॉक्ट्रिन ऑफ क्रेडिट एंड बेटा वो जो इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी थी ना, वो तू ढंग से पढ़। देर इज नो कंडीशन फॉर इम्प्लाइड, देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन फॉर क्वालिटी एंड फिटनेस। क्वालिटी और फिटनेस की कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती जनरल,
हाँ मिल जाती है अगर आप उसे अपना पर्पस स्पेसिफाई कर दो, उसके स्किल्स एंड जजमेंट पे रिलाई कर दो और वो उसकी बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो क्वालिटी और फिटनेस की तो कोई कंडीशन नहीं है भाई। मैं तो बोलूंगा मैं तो सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं तो सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं बोलूंगा ना। अब वो तो आपका काम है भाई, डेमो लो, देख लो, कर लो। नहीं वो तो तुम्हारा बड़प्पन है भाई, बट मैं तो बोलूंगा, मैं थोड़ी बोलूंगा बेटा देखो आ जाना। अगर मैं बच्चे को बाहर ऐसे बोलूं बेटा देखो आ जाओ, समझ तो नहीं आएगा पर बैठ जाना, फीस दे देना, राशन डलवा लूंगा घर पे, ऐसे बोलूंगा। समायरा जी आप आओगे बेटा ऐसे पढ़ने, अगर आपके डेमो में ऐसे बोलता बेटा समझ तो आपको आएगा नहीं आज या कभी भी नहीं आएगा, पर आ जाओ बेटा पैसा बर्बाद कर लो थोड़ा सा। बेटा एक क्लास मिस नहीं करी है उसने, बहुत रेयर करी होगी, बहुत रेयर करी होगी भाई। 6 महीने में अगर आप 2 क्लास, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है। हाँ हाँ, मैं इस बैच में बहुत मेहनती और कंसिस्टेंट बच्चे हैं। इवनिंग आफ्टरनून वाले में नालायक है सारे, इवनिंग वाले में सारे स्मार्ट है। स्मार्ट ऐसे कह रहा स्मार्ट मतलब शक्ल से, स्मार्ट मतलब वो थोड़ा ना ऐसे वाले बच्चे थोड़ी कम मेहनत भी करेंगे ना, मेहनत नहीं करते लेकिन वो ना थोड़ा स्मार्ट वर्क करना जानते हैं, लगा भी लेते। अच्छा स्पेकुलेटिव गुड्स, स्पेकुलेटिव गुड्स याद है आपको, मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था शेयर, जहां पे आपको स्पेकुलेशन मिलेगी, प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो सकता है। याद है आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे सर, मान लीजिए एक जगह है टाटा का शेयर, टाटा मोटर्स, बेटा एक जगह है मनीष की कंपनी, नाम था फर्जी लिमिटेड, नाम से देख रहे हो कितना ट्रस्ट लग रहा है। अब इसका एक शेयर की वैल्यूएशन थी 600 रुपए, इसका एक शेयर था बेटा 50 पैसे का। अब मुझे एक बात बताओ, इवन इवन इसका प्राइस कम है, फिर भी लोग इसकी डिमांड क्या करेंगे, कम, क्योंकि बेटा स्पेक्यूलेटिव गुड्स में जहां आपको पता है कि लॉस हो सकता है, वहां पे आप प्राइस नहीं देखते, आप देखते हो ट्रस्ट। तो इवन इसका प्राइस ज्यादा है, स्टिल इसके शेयर की डिमांड भी क्या है, ज्यादा। स्पेक्युलेटिव गुड्स। इसका फॉरेन करेंसी भी एग्जांपल दिया था, डॉलर और पाकिस्तान की करेंसी। भाई डॉलर की करेंसी जो है वो एक डॉलर 80 रुपीज है मान लो, ठीक है 83 चल रहा है अभी, तो आज 83 82 आ गया, 80 चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। पाकिस्तान की करेंसी मुझे नहीं पता, शायद 90 पैसे है, 1 रुपीज वहां पे 90 पैसे है, ठीक है। तो हम अप्रिसिएशन में हमारी करेंसी, अफगानिस्तान में भी हमारी करेंसी अप्रिशिएट की, अभी डिप्रिशिएट हुई रिसेंटली। तो अब देख समझो, पाकिस्तान की करेंसी जो है वो हमसे सस्ती है, डॉलर की करेंसी हमसे 80 टाइम्स महंगी है, बट स्टिल हम किसकी डिमांड करते हैं, डॉलर की, क्योंकि स्पेकुलेटिव गुड्स है ना भाई, रिजर्व हम ज्यादा डॉलर के रखते हैं, हमें पता है ट्रस्ट है बढ़ेगा ही, शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे हो जाए, लॉन्ग टर्म में तो बढ़ेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके अलावा बेटा एक पॉइंट शायद और था, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। बेटा बढ़ती आपने 12th क्लास में ना, मैं आ जाना, अभी चल ही रहा है वो टॉपिक, एक टॉपिक था फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसमें 3 मेथड होते हैं, फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड और मैनेज फ्लोटिंग। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इंडिया फॉलो करता है, जिसमें ना डिमांड एंड सप्लाई मीट करते हैं, वहां पे रेट डिटरमाइन होता है। तो मान ले अगर किसी करेंसी की ना हमें डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, डिमांड कब ज्यादा होगी, जब हम उस करेंसी को उस कंट्री से इंपोर्ट करेंगे। अब क्योंकि इंडिया ना यूएसए से इंपोर्ट अच्छे लेवल पे करता है, तो हमें ना डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, उन्हें पेमेंट तो डॉलर में करनी पड़ेगी, इसीलिए जिस कमोडिटी की डिमांड ज्यादा होती है उसके प्राइस क्या होते हैं, राइस। अब मोदी जी कह रहे हैं भाई मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करो, वहां पे मत, वहां से इंपोर्ट मत करो, यहीं बनाओ। उससे क्या फायदा होगा, अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें डॉलर की डिमांड कम होगी, डॉलर की डिमांड कम होगी, तो बेटा डॉलर के प्राइसेस अपने आप क्या हो जाएंगे, कम, यानी हमारी करेंसी ज्यादा एप्रिशिएट हो जाएगी। तो इट इज टेक्निकली ना डिमांड सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी की हमें डिमांड ही नहीं है, तो उसका प्राइस हमसे कम है। जिस दिन हम वहां से इंपोर्ट करेंगे हमें डिमांड होगी, तब हो सकता है पाकिस्तान की करेंसी भी बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट है बेटा कॉन्स्पिशियस नेसेसरी, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी गुड्स, याद है क्या, अरे क्या ये जीवन में नेसेसरी है, ये लिखवाया था तुम्हें, हाँ। क्या ये जीवन में नेसेसरी है, नेसेसरी नहीं है,
है तो कॉन्स्पिशियस, लेकिन आजकल का जनरेशन ऐसा हो गया है कि नेसेसिटी बन गया है। लाइक टेलीविजन, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन एक टाइम पे कॉन्स्पिशियस उस कैटेगरी में था, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा इट बिकम्स अ नेसेसिटी। अब आप सुबह उठते क्या करते बेटा? फोन। रात को सोते टाइम फोन। क्या बोल रहे हैं? क्या कोल करता है? अरे वाह, ये ब्रश नहीं करता भाई, ये कोलगेट ऐसा हाथ में लेता है। हाँ हाँ हाँ, कोलगेट को कहता करूंगा मैं करूंगा। नाइस। सुबह आता तुम्हें पढ़ाने से पहले कूला कर लेता हूँ, नहाता भी नहीं हूँ, मुंह धो लेता हूँ। हाँ जी, मत बोल दो आज, मत बोल। क्यों हम कह रहे हैं मैं भी तो। अब देख तू थर्ड बोलेगा फिर तू बैठ जा, बैठ जा। आ जाओ। इसके बाद ना वैसे एक हमने डेरिवेशन करी थी, एक हमने डेरिवेशन करी थी, पर डेरिवेशन को भी होल्ड पे रखेंगे। डेरिवेशन को भी मतलब वो एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा नहीं होती, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने पता है कहाँ करा आपको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में करा हुआ है ना पूरा। तो मुझे छोड़ेंगे। लास्ट हेडिंग आ जाओ आज की। इसका पार्ट भी अगली क्लास में कराऊंगा, थोड़ी आधा घंटा। जो एडवांस डिमांड वाला पोर्शन था ना, उसका ब्रीफ दूंगा बस आधा घंटा। और अगली क्लास में बेटा हम क्वेश्चन देख लेंगे। सारे डाउट्स हट के लाना भाई, एक जगह लिख के पहले लिख लेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या है अगली क्लास में सारे डाउट। और वैसे मैं प्रेफर करूंगा अब हमने 5-5 10-10 करके डिमांड व्हाट्सएप पे भी भेजते रहो। आजकल काफी ज्यादा ऑक्यूपाइड चल रहा हो, तो हो सकता है थोड़ा मैसेजेस आपके अनसीन हो। किसी का है ऐसा? आफ्टरनून बैच के बच्चों के हैं? यार मैं ऐसा तो नहीं है यार, सीन करके छोड़ाओ। हाँ आप प्लीज आप भेज देना, आप भेज देना। अगर मेंशन नहीं हो तो आप कॉल कर देना रात को 8 बजे के बाद, कभी भी कोई टेंशन नहीं है। 8 बजे के बाद कॉल कर दियो तो, क्योंकि वो होता है ना बेटा, अभी आप फोन में देखोगे 450 मैसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो मैं कैसे देखूंगा इतने। अब आपने भेजा और उसके बाद 10 बच्चे और आ गए तो आपका मैसेज चला जाता है नीचे, फिर वो इतना मिलता नहीं है। तो 8 बजे के बाद आप कभी भी टीटीएस एमडब्ल्यूएफ कोई भी कॉल कर दो अगर आपको डाउट है। और मैं प्रेफर करूंगा ज्यादा से ज्यादा डाउट परसों वाली क्लास तक क्लियर कर लेना, क्योंकि 1 घंटे में ना इसका पार्ट भी और सारे क्वेश्चन बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। अरे यार मंडे मेरे को बीसी के स्टार्ट करना है बिल्कुल फ्रेश से यार। ठीक है, नहीं नहीं यार, या तो डाउट्स होंगे आप धीरे धीरे ग्रेजुअली भेजते रहना, ऑनलाइन क्लियर कर दूंगा, क्लास के बाद क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मंडे से मेरा फुल एकदम बीसी के वाला मोड है। और बीसी के साथ लास्ट 15 मिनट होगा क्विज। 15 मिनट से 45 मिनट्स की क्लास होगी, 15 मिनट सिर्फ ओरल टेस्ट होगा। और स्टार्ट होगा किससे करे बताओ? बिजनेस भी उल्टे काम करे, उल्टा स्टार्ट करते हैं। तो मंडे से बिजनेस साइकिल का 45 मिनट बीसी के, 15 मिनट लास्ट के ओरल टेस्ट। ठीक है, अच्छे से करके आना, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ओरली पढ़कर आओगे आपको पता नहीं चलेगा कब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो सो लोहे वाला स्केल लेकर मुझे देगा, वो बच जाएगा पिटने से। गजनी वाला सरिया ले। हाँ, लास्ट हेडिंग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ बस बेटा 2 मिनट। और ये बेटा याद है आपको इलास्टिसिटी के आगे कुछ नहीं बोला, तो कौन सी वाली? प्राइस, ये साइड में लिख लेना। दिस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओरल टेस्ट को बेटा सीरियसली लेना। लिटरली देखो, चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएंगे, सब हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ही लूंगा, हर एक चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा। अभी हमने क्या लिए थे? हमने क्यूमुलेटिव टेस्ट लिए अभी तक। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। अब एक बार चैप्टर वाइज भी टेस्ट लेंगे आपके, और फिर लास्ट टेस्ट होगा पूरा, जिसमें मैंने प्राइस बोला था। ठीक है, पूरी 60 मार्क्स का पूरा ही होगा। तुम्हें मैंने कितनी बार बताया, जहां मैं खड़ा हूँ मैं गाली नहीं दे सकता, फिर भी तुम ऐसे काम करते हो। चलो बेटा, पहली बात, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है सर? ये एक तरह की कैसी लॉ थी बेटा?
क्वांटिटेटिव लॉ, क्योंकि ये हमें क्या बताती है, डिग्री ऑफ चेंज। आपका जो लॉ ऑफ डिमांड में कमी थी कि वो प्राइस का चेंज से डिमांड कितना चेंज होगी ये नहीं बता पाता था, तो छवि हमने डिमांड इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट बिल्ड करा। सर होता क्या है बेटा, लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईपी से डिनोट करते हैं, रेफर्स टू व्हाट, शक्ल पे डिपेंड करता है तुम्हारी। अब जैसे साक्षी है, अगर साक्षी आंसर नहीं दे पाई, बेटा किस हद से मारो बेचारी को, थोड़ा इधर उधर तेज वेज लग गया ये तो फाउंडेशन का टंटी खिलक जाएगा इसका। तो नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने, ये वाला पता बताया ना, पर्दा क्या है बेटा, यहाँ पिछले वाले बैच में लड़कियों के सर मार दिए थे मैंने यहाँ पे, तो ना यहाँ पैचेस थे खून के, खून ये थोड़ा निशान आगे आ गए, तो पुताई का खर्चा हमारा व्हाइट वॉश का थोड़ा बजट नहीं था इतना, तो हमने कपड़ा लगा दिया। ऐसा नहीं लड़कियां नहीं पिटेगी, बस हो सकता है एक आधे को छोड़ दो, हो सकता है, क्योंकि मैं हूँ बदमाश और यहाँ क्या हुआ वो मैं बताऊंगा, इसलिए क्यों। हाँ वो श्रेया पीटी थी, उसके बाद आई नहीं, ऐसा नहीं हो बेटे, अभी भी वो टच में मेरे से, वो कर रही है, बट उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी बेचारी, वो साइंस से थी ना, बट होती है उससे बात होती है, मैंने कहा। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इसके बेटा दो फॉर्मूले याद है आपको, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन, क्या कोई दिक्कत, ईपी प्राइस इलास्टिसिटी, हाँ ईपी तो है, कोई दिक्कत, ये बेटा इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट था। अभी हमें इसमें दो चीजें बची है, एक तो मैं करना डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी और एक था फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, वो करवाऊंगा, उसके बाद एडवांस डिमांड बचा है बस, ठीक है। तो अगली क्लास पहले ये वाला पार्ट बी करेंगे, समरी का पार्ट बी खत्म होते ही वी विल स्टार्ट क्वेश्चन। प्लीज अपने क्वेश्चन आज ही व्हाट्सएप पे भेज देना, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप पे ही निपटा दूं। मनीष भाई भेज दो, पर इकट्ठे मत भेजना, 5-5 करके भेजना। चलिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।